हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुआ मैकेनिकल लेक्चरर और वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का 2021 का पेपर सॉल्व किया गया है। इसमें आपके लिए समान हिंदी, जनरल हिंदी के 1 से 25 तक के क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन दिया गया है। अगर हम बात करें मैकेनिकल लेक्चरर और जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है यूपीपीएससी के थ्रू, उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो सेम है। ठीक है फ्रेंड। और असिस्टेंट इंजीनियर का आपका एग्ज़ाम कब है? 23 जनवरी 2022 को। तो आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो जो चीज़ दान दी जा रही है उसमें कोई कमी नहीं निकाला जाता। ठीक है फ्रेंड। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। उपकार करते समय पैसे का लोभ उचित नहीं है। ठीक है फ्रेंड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? अनवधान शब्द का विलोम है। अनवधान मतलब क्या होता है? बिना कोई परेशानी के, बिना कोई टेंशन के। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी, अनुमत। अनुमत का मतलब क्या होता है? जिसमें टेंशन हो और परेशानी हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनुमत। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। तत्पुरुष एक समास का प्रकार है, तो उसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी, शरणागति। शरणागति में दो शब्द, एक है शरण और दूसरा है गति। तत्पुरुष समास की परिभाषा यह है कि उसमें जो दूसरा शब्द है गति, वो क्या होता है? मेन होता है किसी भी शब्द का। तो शरण पहला शब्द है और गति दूसरा, तो मतलब शरण में आया हुआ। ठीक है फ्रेंड। अगर हम समास की बात करें तो समास का मतलब होता है पूरा वर्ड, मीन समस्त पद। जब दो या दो से ज्यादा शब्दों के मिलने के बाद कोई नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास ये क्या होता है? इसमें शब्द का जो पहला पद होता है वो मेन होता है। जैसे उदाहरण हमारा क्या है? यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथा मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग या अनुसार, मतलब शक्ति के अनुसार। तो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव समास में आते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन, इसमें पहला शब्द क्या है? प्रति, और दूसरा क्या है? दिन। तो मतलब प्रत्येक दिन। तो प्रति क्या है? मेन शब्द है। फिर दूसरा उदाहरण हम लेंगे भर पेट। भर पेट, इसमें पहला शब्द भर और दूसरा क्या है? पेट, मीन्स पेट भर के। तो जो भर है वो मेन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। दूसरा प्रकार हमारा है तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द मेन होता है, जैसे कि आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह से, का, के लिए ये सब इस्तेमाल होते हैं। जैसे उदाहरण हमारा पवन पुत्र। पवन पुत्र, यहाँ पे पवन पहला शब्द है और पुत्र दूसरा शब्द है। तो पवन का पुत्र, बीच में का वर्ड आ रहा है ना, का कारक चिन्ह, तो ये कैसा समास होगा? तत्पुरुष समास। और जो पुत्र है वो मेन पद है। ठीक है फ्रेंड। और अगर हम दूसरा उदाहरण लें, वनवास, मीन्स वन में वास। जो वास शब्द है वो क्या है? मेन शब्द है, मेन पद है। इस तरह अगर हम लें दीनानाथ, दीना नाथ मीन्स दीनों का नाथ। नाथ क्या है? वो मेन है। ठीक है फ्रेंड। अब तीसरा प्रकार क्या है? बहुवी समास। बहुवी समास, ये समास क्या होता है? इसमें कोई मेन पद या प्रधान पद नहीं होता, बल्कि पूरा शब्द जो है एक डिफरेंट मीनिंग को बताता है। जैसे हम उदाहरण ले लें पीताम्बर का। पीताम्बर का मतलब क्या होता है? पीले हैं वस्त्र जिसके। तो ये तो हुआ इसका अर्थ। और ये जो शब्द है ये किसी दूसरे अर्थ को बता रहा है, जैसे विष्णु भगवान, मीन्स पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु भगवान। इसी तरह नीलकंठ, नीलकंठ मीन्स नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव भगवान। ठीक है फ्रेंड। समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों शब्द मेन होते हैं और दोनों शब्दों के बीच में
और या, ये इस्तेमाल होता है। जैसे सुख दुख, तो क्या होगा सुख और दुख। इसी तरह दिन रात, तो बीच में क्या लगा देंगे दिन और रात। फिर एक और उदाहरण लेते हैं जलवायु, तो इसके बीच में हम क्या लगा देंगे जल और वायु। ये कैसा समास हुआ द्वंद्व समास। ठीक है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें जो पहला पद होता है, पहला शब्द होता है, वो क्या होता है एक नंबर के रूप में होता है, संख्यावाचक, जो कि किसी समूह या ग्रुप को बताता है। जैसे नवग्रह, यहाँ पे पहला जो पद है वो क्या है नौ, मतलब नौ नंबर के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे नौ ग्रहों का समूह एक ग्रुप को बता रहा है। फिर दूसरा उदाहरण लेंगे दोपहर, तो दो यहाँ पे क्या कह रहा है दूसरे नंबर को बता रहा है, तो द्विगु समास। दूसरे पहर का समय वो क्या बताता है दोपहर। फिर नेक्स्ट समास हमारा कौन सा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ये क्या होता है वह समास जिसमें दोनों शब्द के बीच में उपमेय उपमान या फिर विशेष और विशेषण के बीच में संबंध होता है। ठीक है फ्रेंड। उपमेय किसे कहते हैं जिसकी क्वालिटी बताई जा रही हो, और उपमान किसे कहते हैं जिससे कंपेयर करके क्वालिटी बताई जा रही हो। जैसे हम उदाहरण ले लें चरण कमल, यहाँ पे क्या बता रहा है यहाँ बता रहा है कमल के समान चरण, तो उपमेय क्या होगा जिसकी तुलना की जा रही है चरण, और कमल क्या होगा जिसके कंपेयर में मतलब कमल के समान, तो ये उपमान। ठीक है फ्रेंड, ये उपमान है और ये क्या है ये उपमेय है। इस तरह अगर हम दूसरा उदाहरण लें महाराज, महाराज मीन्स महान राजा, तो महान क्या हुआ वो एक विशेषण हुआ और राजा क्या हुआ वो विशेष हुआ, मतलब जिसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं। इस तरह सज्जन, सज्जन दो शब्द से मिलकर बना क्या एक सत है और दूसरा क्या है प्लस जन। सत का मतलब क्या होता है अच्छा, ये क्वालिटी बता रहा हूँ। जन क्या है वो विशेष है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया है, वह वाक्य है। सबसे पहले आप ये जानिए कि क्रिया क्या होती है। कार्य करना या कार्य होना को हम क्या कहते हैं क्रिया। क्रिया कैसे बनती है जब धातु में हम कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उससे क्रिया बनती है। जैसे धातु क्या हो गई लिख, पढ़, देख, ये सब क्या है धातु है। अगर इसमें हम कोई प्रत्यय जोड़ दें जैसे ता हम जोड़ लें तो क्या लिखता, ये क्या हो जाएगा वर्ब मीन्स क्रिया। इसमें ना जोड़ दें तो क्या हो जाएगा क्रिया पढ़ना। फिर इसमें भी ना जोड़ ले क्या हो जाएगा देखना, वो क्या है क्रिया। ठीक है फ्रेंड। तो क्रिया ऐसे बनती है जब धातु में हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है क्रिया। क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली आपको क्वेश्चन में दिया सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है जिन क्रिया का असर किस पे पड़े कर्म पे पड़े, उसे हम क्या कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे लिखना, तो इसमें हमें कोई कर्म चाहिए, या पत्र लिख रहा है या बुक लिख रहा है तो इसमें कर्म चाहिए। ठीक है फ्रेंड, कर्म होना जरूरी है मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद है पीना। अब पीना हम सिर्फ पीना तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए हमको कोई कर्म चाहिए। जैसे पानी हो गया दूध हो गया, तो ये सब आएगा तो वो कैसी क्रिया होगा सकर्मक क्रिया। फिर दूसरा है खाना, तो खाना हम अगर सिर्फ खाना इस्तेमाल करें तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। इसमें हम कुछ और लिख सकते हैं जैसे जैसे सेब खाना। ठीक है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट है पढ़ाना। अगर हम पढ़ाना सिर्फ यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको कुछ कर्म चाहिए जैसे किताब पढ़ाना। ठीक है फ्रेंड। तो ये कर्म पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसी क्रिया क्या हो जाएंगी सकर्मक क्रिया। अब हम ऑप्शन देख लेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी विद्यार्थी लिखता है। ठीक है फ्रेंड। लिखता है क्या लिखता है तो कोई किताब लिखेगा, ये सब क्या हुआ कर्म पे डिपेंड करेगा। सकर्मक क्रिया पहचानने एक और तरीका है, मतलब जैसे ये कोई वाक्य है, इसमें अगर प्रश्नवाचक मीन्स क्रिएटिव सेंटेंस आप बना देंगे क्या जोड़ के या फिर
किसको जोड़ के। अगर उससे ये पता चले कि उसमें कर्म की जरूरत है तो वो कैसी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। जैसे इसी को उदाहरण के तौर पर लीजिए, विद्यार्थी लिखता है तो विद्यार्थी क्या लिखता है। अगर इसमें क्या हम जोड़ लें तो हमको कर्म का होना पता चलता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। दूसरी क्रिया कौन सी होगी, ये होगी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्रिया का डायरेक्ट जो असर है वो किस पे होता है, कर्ता पे। ठीक है फ्रेंड, जैसे कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, सोना, तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं हमको, न कर्म की जरूरत। ठीक है फ्रेंड, सोना, रोना, उड़ना, भागना, हंसना, जाना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया। इसमें भी अगर आप प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देंगे, जैसे क्या, किसको। मान लीजिए ऑप्शन ए में हम जोड़ देते हैं, श्याम सोता है। क्या श्याम सोता है, तो ये शब्द हमारा सही है, इसमें कोई कर्म का होना नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, अकर्मक। इसी तरह ऑप्शन सी, चिड़िया उड़ती है। अगर हम जोड़ दें क्या चिड़िया उड़ती है, तो ये भी हमारा वाक्य सही है, इसमें कोई कर्म नहीं पता चल रहा है, तो ये भी क्या होगा, अकर्मक। फिर सॉरी, डी कौन सा है, बच्चा रोता है। अगर हम जोड़ दें क्या बच्चा रोता है, तो ये भी हमारा वाक्य सही है, कर्म की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पे कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। ठीक है फ्रेंड, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद है। अगर हम परीक्षा शब्द को तोड़े तो देखिए क्या बनता है, ये बनता है परि प्लस इच्छा। ठीक है फ्रेंड, इच्छा। यहाँ देख सकते हैं दो स्वर मिल रहे हैं, पहला है छोटी ई और दूसरा क्या है, वो बड़ी ई। तो ये कौन से प्रकार की संधि हुई, ये हुई दीर्घ संधि, जिसमें छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या हो जाती है, बड़ी ई। ये दीर्घ संधि है। ठीक है फ्रेंड, दीर्घ संधि। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। देखिए परि प्लस इच्छा। ठीक है फ्रेंड, अगर हम दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ संधि में आ प्लस आ या फिर बड़ा आ, यहाँ भी बड़ा आ हो सकता है, तो चाहे छोटा से बड़ा मिले चाहे बड़े से छोटा, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होगा, बड़ा ही होगा। इसी तरह छोटी ई से बड़ी ई मिले या बड़ी ई से छोटी ई मिले, फाइनल क्या होगा हमारा, बड़ी ई। इसी तरह ऊ या फिर बड़ा ऊ या फिर बड़ा ऊ या फिर छोटा ऊ, फाइनल हमारा क्या होगा, बड़ा ऊ। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप याद रखिएगा कि अगर दोनों सेम स्वर हैं तो फाइनल हमारा क्या मिलता है, दीर्घ, मतलब जो बड़ा होगा। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब बन जाएंगे। तो इस प्रकार की संधि को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह का इनमें से एक नाम गलत है, वह है। ये वाला साइन, इसको हम साइन ऑफ केयर भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब सेंटेंस या वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए हम ये साइन का इस्तेमाल करते हैं और ऊपर हम शब्द या वाक्य लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन बी विस्मरण चिन्ह, ऑप्शन सी हंसपद और ऑप्शन डी काकपद, ये तीनों नाम किसके हैं, इस साइन के। ठीक है फ्रेंड, अब हम ऑप्शन ए की बात करेंगे, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, इसे हम हाइफन कहते हैं, जैसे माता हाइफन पिता। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। और भी कई चिन्ह के प्रकार हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। पहला है विस्मरण सूचक चिन्ह। विस्मरण सूचक चिन्ह, इसे हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं, जैसे अरे, ये वाला साइन। ठीक है फ्रेंड, जैसे हे हो गया। फिर दूसरा है उद्धरण चिन्ह, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, उद्धरण चिन्ह, इसको आप याद रखिएगा। तीसरा है विवरण चिन्ह, जिसे हम साइन ऑफ फॉलोइंग, ये वाला साइन, इसको हम क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह, इंग्लिश में साइन ऑफ फॉलोइंग। दूसरा है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, साइन ऑफ अब्रिविएशन, जैसे कि
डॉक्टर, तो ये वाला जो साइन होता है इसे हम क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह। तो ये सभी साइन आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो उसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी, युयुत्सु, ठीक है फ्रेंड। युयुत्सु क्या होता है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए, मुमुक्षु, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो। मुमुक्षु के साथ एक और शब्द होता है जिसे हम कहते हैं मुमुर्मुष। मुमुर्मुष इसका मतलब होता है मरने की इच्छा, मरने की इच्छा। अब ऑप्शन बी, विजिगीषु, विजिगीषु का मतलब क्या होता है, विजय की इच्छा रखने वाला, उससे हम क्या कहते हैं, विजिगीषु। उत्साही मतलब खुशी की इच्छा रखने वाला, ये तो इजी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो ऑप्शन ए, संग्रहित कैसे लिखा जाता है, संग्रहित ऐसे, तो ऑप्शन ए गलत हुआ। फिर ऑप्शन बी, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु हम कैसे लिखते हैं, हिरण्यकशिपु ऐसे लिखते हैं, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हुआ। फिर ऑप्शन सी, अंतर्धान, अंतर्धान हमारा सही है, ठीक है फ्रेंड। अब अगर हम ऑप्शन डी की बात करेंगे, अपनहुति, अपनहुति को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, अपनहुति ऐसे, चंद्र बिंदु यहाँ होता है ना कि ना, तो ये भी हमारा गलत हुआ। तो सही उत्तर हमारा क्या है, कौन सा शुद्ध है, ऑप्शन सी, अंतर्धान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है। व्यंजन तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, ये का से माँ तक के व्यंजन है, जिसमें हमारी जो जीभ होती है वो हमारे मुंह के सभी भाग से टच होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। फिर दूसरा टाइप क्या है, जो आपको क्वेश्चन में भी दिया, अंतस्थ व्यंजन। इसमें हमारी जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह टच नहीं करती है। कौन कौन से व्यंजन होंगे, या, रा, ला, वा। इन्हें आप बोल के भी चेक कर सकते हैं कि इनको बोलते समय हमारी जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह टच नहीं करती। जबकि अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें, का से लेके माँ तक, तो इनको बोलने पे हमारी जीभ हमारे मुंह के अलग अलग भागों को टच करती है, वो भी पूरी तरह। अब अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें, मतलब तीसरा टाइप, वो क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनको बोलने से हीट जनरेट होती है और हमारे मुंह में रगड़ टाइप की होती है, जिससे क्या होती है, हीट निकलती है। जैसे सा हो गया, शा हो गया, शिया हो गया, हा हो गया। इसको हम कैसे बोलते हैं, सा। इसको हम कैसे बोलते हैं, शाह, शलजम वाला। और इसको हम शाह बोलते हैं, थोड़ा नाक का इस्तेमाल करते हैं, श्याह, ठीक है फ्रेंड। तो ये तीनों आप अच्छे से इसको बोलने का तरीका सीख लीजिए। अक्सर होता है कि आप शब्द में तीनों इसको एक ही, मतलब एक ही बोलचाल में बोल देते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब व्यंजन के दो और प्रकार हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन। इनको बोलने से एयर कम निकलती है। जैसे यही है हमारे या, रा, ला, वा। और हर वर्ग का, जैसे हम का से का, खा, गा, फिर चा छजा आता है, मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण वो किस में आएगा, अल्प प्राण में, जिन्हें बोलने के लिए कम एयर का यूज होता है और हमको ज्यादा उसको बोलने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, ठीक है फ्रेंड। उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण। और दूसरा क्या है, महाप्राण। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बोलने में ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और एयर क्या होगी, ज्यादा निकलेगी। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है फ्रेंड। चौथा व्यंजन होगा वो किस में आएगा, महाप्राण में। और इसके साथ साथ जैसे श्या हो गया, श्या हो गया, सा हो गया, हा हो गया, इनको बोलने से हमको
ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है और हीट निकलती है और एयर भी ज़्यादा निकलती है। इन सब व्यंजन को आप बोल के भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम पहला ही वर्ग ले लें, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा। तो पहला व्यंजन, तीसरा और पांचवा ये क्या होंगे? अल्पप्राण। इनको बोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम खा की बात करें, घा की बात करें, तो इसमें महाप्राण, इसमें एयर ज़्यादा निकलेगी और बोलने के लिए हमको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण क्या होता है? ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, मीन्स नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। तो अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, यह काम बहुत अच्छा है, तो यह यहाँ पे क्या आ गया? ये प्रोनाउन है, मीन्स सर्वनाम है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो मतलब यहाँ पे विशेषण का यूज हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? अब ये उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो कि मूल शब्द के पहले लग के उनका अर्थ, मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे मूल शब्द ले लीजिए, हम ले ले ज्ञान, तो उपसर्ग क्या होगा? मूल शब्द के पहले लगेगा। मान लीजिए उपसर्ग आ अगर हम लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? अज्ञान। ठीक है फ्रेंड। तो अज्ञान और ज्ञान दोनों अलग अलग है ना, तो ज्ञान का मीनिंग पूरी तरह चेंज हो गया। इसी तरह अगर हम देश लिख लें, ये मूल शब्द है और इसके पहले हम उपसर्ग लगा लें स्व। स्व मतलब होता है अपना, तो ये क्या हो जाएगा? स्वदेश। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देश है सिर्फ, और अगर हम स्व लगा दें तो देश का अर्थ पूरी तरह क्या बदल जाएगा? स्वदेश, मतलब अपना देश। ठीक है फ्रेंड। तो हम अगर दुर्व्यवहार की बात करें तो इसमें 3 उपसर्ग का यूज हुआ है। देखिए कैसे। पहला है दुर उपसर्ग, प्लस दूसरा है वी उपसर्ग, और तीसरा क्या है? अव उपसर्ग। दुर का मतलब क्या होता है? बुरा। वी का मतलब होता है बिना, मतलब उसकी कमी है या फिर नहीं है। और अव का मतलब क्या होता है? अलग या भिन्न। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 3 उपसर्ग का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तद्धव तत्सम का एक युग्म अशुद्ध है। तत्सम और तद्धव शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले हम तत्सम शब्द की बात करेंगे। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं जो कि दूसरे शब्दों को बनाते हैं। मीन्स ये शब्द बहुत पुराने होते हैं, जैसे कि जल हो गया, वानर हो गया, बालक हो गया, अग्नि हो गया, क्वाथ हो गया, अवश्याय हो गया। ये सब क्या है? ये तत्सम है, पुराने शब्द हैं जो कि संस्कृत से बने हैं। तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ओस वो क्या है? वो तद्धव है। अब ये तद्धव शब्द की हम बात कर लेते हैं पहले। तद्धव शब्द वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से बदल के हिंदी भाषा में आए हैं। ठीक है फ्रेंड। उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धव शब्द। तो अगर हम ओस की बात करेंगे तो ओस हिंदी भाषा का शब्द है जो कि संस्कृत भाषा के अवश्याय से बना है, तो ये हमारा सही है, तद्धव तत्सम। दूसरा क्या है? काढ़ा। काढ़ा भी हिंदी भाषा का है। और क्वाथ क्या है? वो संस्कृत भाषा का तत्सम। तो ये भी हमारा जो युग्म है वो सही है, लेकिन आपको अशुद्ध टिक करना। ठीक है फ्रेंड। अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, उपटन, ये क्या है? ये हिंदी भाषा का है। और उद्धरतन ये क्या है? ये संस्कृत भाषा का है, तो ये भी हमारा सही है। फिर ऑप्शन डी की बात करेंगे, रहट। रहट हिंदी भाषा का है। और अरहट, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अरहट नहीं होता, ये होता है अरघट, यहाँ पे टा होता है। अगर अरघट लिखा होता तो युग हमारा शुद्ध होता। ठीक है फ्रेंड। तो ये युग क्या है? अशुद्ध है। तो सही उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक वाक्य में अपादान कारक नहीं है, वह है। अगर हम कारक की बात करें तो कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का ही एक रूप है जिससे कि उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है। कहने का मतलब नाउन और प्रोनाउन की ही फॉर्म है जिससे उसका रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से होता है। ठीक है फ्रेंड।
कारक में बहुत सारे चिन्ह साइन होते हैं। जैसे अगर हम कर्ता की बात करें तो कर्ता के लिए कौन सा साइन इस्तेमाल होता है, कर्ता ने। फिर अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म के लिए कौन सा साइन यूज होता है, कर्म को। फिर है करण, करण के लिए के साथ, के द्वारा मीन्स इसमें साथ हो रहा है। फिर दूसरा है संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान के लिए कौन सा साइन का यूज होता है, इसके लिए के लिए और को। फिर नेक्स्ट है अपादान, अपादान, अपादान के लिए भी से का यूज होता है चिन्ह, लेकिन यहाँ पे से क्या दिखा रहा है, अलग होना। ठीक है फ्रेंड, अलग होना दिखा रहा है। फिर अपादान के बाद, अपादान के बाद संबंध, संबंध के लिए कौन सा साइन यूज होता है, इसके लिए का, की, के। फिर नेक्स्ट है अधिकरण, अधिकरण में कौन सा साइन यूज होता है, इसमें यूज होता है में, कॉमा पर, ये दोनों साइन। फिर है संबोधन, संबोधन लास्ट है, इसमें कौन सा साइन यूज होता है, इसमें यूज होता है हे और अरे, ये सब साइन यूज होता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम अपादान की बात करेंगे तो अपादान कारक में क्या होता है, से लगता है, इसका मतलब यहाँ से हमको ये पता चलता है कि अलग होना। तो हम वाक्य देख लेंगे। पहला वाक्य क्या है, उसके हाथ से कलम गिर गई, मतलब हाथ से कलम छूट गई, मतलब अलग हो गई ना, अपादान है। फिर दूसरा क्या है, पतझड़ में पीपल के पेड़ों से पत्ते झड़ने लगते हैं, पेड़ों से चिन्ह है लेकिन अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ भी अपादान है। फिर सी, वह कलम से लिखता है, यहाँ पे से चिन्ह है, तो जो से होगा वो अपादान का नहीं होगा, वो किसका होगा, वो होगा करण का। करण में क्या होता है, से का इस्तेमाल होता है लेकिन अलग होना नहीं होता, उसकी हेल्प से। तो मतलब कलम से, कलम की हेल्प से लिख रहा है, तो यहाँ पे अपादान नहीं है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन डी भी देख लेंगे, नूतन को गंदगी से बहुत घृणा है, यहाँ पे से अपादान कारक चिन्ह है, मतलब से क्या है, अलग होना ना, गंदगी से, तो यहाँ भी अपादान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुफा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए गुहा, ऑप्शन बी दरी और ऑप्शन सी गहवार, ये सब गुफा के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी की बात करेंगे, विजन, विजन का अर्थ क्या होता है, एकांत, जहाँ पे कोई जन ना हो, तो ये गुफा का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा विजन। फिर अगला क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा इस मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या होता है, बहुत अनुभवहीन व्यक्ति, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, कपिश और कपीश शब्द युग में इनमें से सही अर्थ है। कपिश का मतलब होता है मटमैला, भूरा या गंदा, तो ऑप्शन सी ही में सिर्फ दिया है मटमैला, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कपीश का मतलब होता है हनुमान या सुग्रीव। ठीक है फ्रेंड, फिर अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म अशुद्ध है, वह है। तो अगर हम ऑप्शन सी देखें, कुटिल, कुटिल का मतलब होता है कपटी या टेढ़ा, तो कुटिल का जो विलोम होगा, अपोजिट क्या होगा, सरल। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या दिखा है, दिया है जटिल, तो यहाँ पे गलत है, तो ये युग्म हमारा अशुद्ध है, तो ये सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है, तुम्हारे सब काम गलत होते हैं, तुम्हारे ये क्या है, ये बहुवचन है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे तुम्हारे सब, यहाँ सब का इस्तेमाल क्या है, गलत है, सब की जगह क्या होना चाहिए, सारे, तब ये वाक्य शुद्ध होता। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब गलत है। बी क्या है, मैं अपनी स्वेच्छा से आया हूँ, अपनी और स्वेच्छा दोनों का अर्थ एक ही है, दो बार रिपीट किया है, तो वाक्य गलत है। सी क्या है, आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा, उचित और न्याय दोनों का मीनिंग एक है, दो बार रिपीट किया है, तो ये भी गलत है, सिर्फ आपका ऑप्शन डी बचा, तो ये आपका सही होगा। आज वर्षा होने की संभावना की जा रही है, ये हमारा सही वाक्य है, मीन शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है,
तत्सम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है वह है, मतलब ये सभी तत्सम होने चाहिए और सही होने चाहिए। तो ऑप्शन ए अंग रक्षक, ये तत्सम है, सही है। अछोट, ये गलत है, अछोट नहीं होता, अछोर होता है। अछोर, अछोर मतलब क्या होता है, अखरोट। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर भी हम और ऑप्शन भी देख लेंगे। अमी, अमी संस्कृत का शब्द है, मीन्स तत्सम है। अमी का मतलब क्या होता है, अमृत। आद्रक, आद्रक भी संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी सही है। फिर ऑप्शन सी ग्रंथि, ग्रंथि तत्सम है शब्द है, सही है। गरगर, ये भी तत्सम शब्द है, सही है। फिर डी एकादश मतलब 11 तत्सम शब्द है। गोपाल, ये भी तत्सम शब्द है, मीन्स बी सी डी तत्सम है। बाकी ऑप्शन ए में अछोड़ दिया है वो गलत हो गया, तो ये तत्सम शब्द नहीं है, इसीलिए क्या होगा, अशुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, शहर और शहर शब्द युग्म का इनमें से सही अर्थ है। अगर हम शहर की बात करें तो शहर एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है सवेरा, ठीक है फ्रेंड, सवेरा। और शहर तो आपको पता ही क्या होता है, नगर। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सवेरा और नगर। अगला क्वेश्चन है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक सही शब्द नहीं है। ऑप्शन बी थाती, ऑप्शन सी अमानत और ऑप्शन डी धरोहर। ये तीनों ही शब्द क्या दिखा रहे हैं कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को, ठीक है फ्रेंड। लेकिन अगर हम ऑप्शन ए रिक्त की बात करें तो रिक्त का मतलब क्या होता है, मिली हुई संपत्ति, मिली हुई संपत्ति, उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द अर्क का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो उसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए पारा। पारा का अनेकार्थक शब्द अर्क में नहीं आता, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन बी मदार, ऑप्शन डी स्फटिक, स्फटिक मतलब क्या होता है, क्वार्ट्ज, ठीक है फ्रेंड। तांबा, इन तीनों के साथ साथ रविवार, सूर्य, ये भी क्या है, अर्क के अनेकार्थी शब्द, ठीक फ्रेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु शब्द में इनमें से कौन सा प्रत्यय लगा के वैष्णव शब्द बनता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी आ। अगर हम वैष्णव की बात करें, वैष्णव की बात करें तो वो कैसे बना है, विष्णु प्लस प्रत्यय आ। ये कौन सा प्रकार का प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय जिनमें संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के बाद लगता है, ठीक है फ्रेंड। ये अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट है, इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो उसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए पुष्कर, ठीक है फ्रेंड। पुष्कर के अलावा अभ्र, शून्य और व्योम, ये भी क्या है, आकाश के पर्यायवाची शब्द, को भी आप याद रखिएगा।